हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका लास्ट पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का और पेपर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। जो थर्ड नंबर का पेपर था जो कैंसिल हो गया था नीट की वजह से, जो आज आपका लगने वाला है। तो फटाफट से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लास्ट टाइम जो पढ़ना चाहिए था और इन्हीं में से आने वाले हैं, आप ये मान के चलो। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एक एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुने। सिर्फ आधे घंटे का वीडियो है, आपका पेपर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। शुरुआत करते हैं। ये लास्ट ईयर का पेपर है, इसी के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो मानक संविदा से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रासंगिक प्रावधानों और निर्णीत मामलों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो मानक संविदा होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? तो मानक संविदा वह समझौता होती है जिसमें एक पक्ष, जैसे कंपनी, पहले से सभी शर्तें तय कर देता है और दूसरा पक्ष, जैसे ग्राहक, को उन शर्तों को बिना किसी बदलाव के मानना पड़ता है। इससे कोई बातचीत या बदलाव की जगह नहीं होती। मतलब या तो उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, टेक इट, या उसे छोड़ दो, लिव इट। उदाहरण: बीमा पॉलिसी या मोबाइल सर्विस के नियम उपभोक्ताओं को केवल उन पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रासंगिक प्रावधान क्या है? तो धारा 10 के तहत संविदा की वैधता की आवश्यकताएं: दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य। एंड दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन और वैध उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। मानक संविदाओं में सहमति स्वतंत्र नहीं होती क्योंकि एक पक्ष केवल शर्तें स्वीकार करता है, उन्हें तय नहीं करता। इसके जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनमें लिली वाइट वीएस मनुस्वामी है, 1966 का एक मामला है। मामला एक लॉन्ड्री की रसीद पर आधारित था जिसमें लिखा था कि लॉन्ड्री कपड़े खोने पर जिम्मेदार नहीं होगी। इसमें मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय आया और उन्होंने कहा कि ऐसी शर्तें असंगत है और मनमानी है और उपभोक्ता की सहमति वास्तविक नहीं मानी जाएगी। इसमें सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम रोजानाथ, 1986 का एक मामला है। तो इस मामले में एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उसकी नौकरी अचानक खत्म कर दी, उसे कोई वजह बताए या बिना उसे अपनी बात रखने का मौका दिए। तो कंपनी का तर्क था कि कंपनी ने कहा कि उसके कर्मचारियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा है कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए कर्मचारी की नौकरी खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आया और कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियम जिसमें सिर्फ एक पक्ष को पूरी ताकत हो, दूसरा पक्ष बिल्कुल कमजोर हो, मनमाना, एक तरफा और अन्यायपूर्ण माना जाएगा। ऐसी संविदा सिर्फ कागज पर ही सही दिखती है लेकिन असल में यह है कमजोर। जैसे कर्मचारी का शोषण करती है। कानून के हिसाब से अगर कोई संविदा जनहित के खिलाफ है, यानी लोगों की भलाई के विरुद्ध है, तो अमान्य हो सकती है। इसका मतलब यह है कि किसी कंपनी या ताकतवर पक्ष को यह छूट नहीं मिल सकती कि वह बिना उचित वजह, बिना सुनवाई का मौका दिए किसी की नौकरी खत्म कर दे। ऐसा करना सिर्फ संविदा में लिख देने पर से जायज नहीं हो जाता। जो मानक संविदा है उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं तो पूर्व निर्धारित शर्तें होती है, इसमें पूर्व ड्राफ्टेड कंडीशंस इसमें होती हैं। सहमति में स्वतंत्रता की कमी होती है, एक तरफा लाभदायक होती है, टेक इट और लीव इट पर आधारित होती है, या तो ले लो या छोड़ दो। उपभोक्ताओं की सुरक्षा की बात करें तो न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया है कि अगर मानक संविदा की शर्तें अनुचित, असंगत या धोखाधड़ी पूर्ण है तो अदालतें ऐसी शर्तों को रद्द कर सकती है, संविदा के उस भाग को अमान्य घोषित कर सकती है, अन्य न्याय संगत व्याख्या दे सकती है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि मानक संविदाएं आधुनिक वाणिज्यिक प्रणाली का एक आवश्यक भाग बन चुकी है, लेकिन इसकी वैधता और निष्पक्षता न्यायालयों की निगरानी में रहती है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि संविदा में पक्षों की स्वतंत्र सहमति बनी रहे और कोई पक्ष अन्य पर अन्यायपूर्ण तरीके से हावी न हो। नेक्स्ट है प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के बीच पर
बीच अंतर पर चर्चा करें, निर्णित मामलों की सहायता से समझाएं। तो प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, यानी प्रस्ताव यानी ऑफर, एंड प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का इनविटेशन टू ऑफर। तो इन दोनों के बीच अंतर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 सबसेक्शन ए के तहत समझा जाता है। यह अंतर संविदा के संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारतीय न्यायालयों में विभिन्न निर्णीत मामलों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया गया है। तो पहला है प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या है? तो परिभाषा है, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2A के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने या न करने के लिए व्यक्त करता है जिससे वह व्यक्ति उसकी स्वीकृति देने पर बाध्य हो जाए, तो इसे प्रस्ताव कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूं, तो यह एक वैध प्रस्ताव है। यदि बी इसे स्वीकार कर लेता है तो एक संविदा बन जाती है। दूसरा है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। क्या है? तो इसकी परिभाषा है, यह एक ऐसा कार्य है जो दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित या प्रेरित करता है, न कि स्वयं एक प्रस्ताव होता है। इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करना होता है, न कि संविदा बनना। यानी यह एक ऐसा कार्य है जो दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया जाता है, न कि स्वयं प्रस्ताव होता है। इसका उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करना होता है, न कि संविदा बनना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अखबार में विज्ञापन देता है, मेरे पास एक कार है जिसे मैं बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। यह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। दोनों में अंतर की बात करते हैं तो उद्देश्य के संदर्भ में बात करते हैं। प्रस्ताव उद्देश्य, तो प्रस्ताव में संविदा बनाने की प्रत्यक्ष इच्छा होती है, जबकि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का उद्देश्य केवल दूसरों से प्रस्ताव प्राप्त करना होता है, न कि स्वयं संविदा। स्वीकृति के प्रभाव की दृष्टि से प्रस्ताव की स्वीकृति देने पर संविदा बन जाती है, जबकि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण की स्वीकृति देने से संविदा नहीं बनती, बल्कि वह केवल एक प्रस्ताव की शुरुआत होती है। कानूनी बाध्यता के अनुसार प्रस्ताव देने वाला स्वीकृति मिलने पर उस प्रस्ताव से बाध्य होता है, जबकि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण देने वाला स्वीकृति मिलने पर कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता। इसमें प्रमुख वाद है जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वीएस वुड्स केस। तो एक ऐसा मामला केस है जो प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। ये केस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मामले की पृष्ठभूमि ऐसे है कि बूट्स नामक एक रिटेल स्टोर ने अपनी दुकानों में सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया था, जिसमें ग्राहक सेल्फ से दवाइयां चुनकर काउंटर पर लाते थे, जहां एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी में उन्हें बिल किया जाता था। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने दावा किया कि यह तरीका कानून का उल्लंघन है, क्योंकि कुछ दवाइयां केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही बेची जा सकती है। उनका तर्क था कि जब ग्राहक सेल्फ से दवा उठाता है तभी खरीद का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, जो फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बिना होता है। जब ग्राहक सेल्फ से दवा उठाता है तभी खरीद का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, तो फार्मासिस्ट की उपलब्धि के बिना होता है, उपस्थिति के बिना होता है। इसमें जो लीगल इश्यू था वो ये था कि क्या सेल्फ से दवा उठाना एक कानूनी प्रस्ताव है जिसकी स्वीकृति से या फिर सेल पर दवा रखना केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। तो अदालत का निर्णय था, कोर्ट डिसीजन इसमें, या कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि दवाइयां एक सेल पर रखना केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, न कि कोई प्रस्ताव। असली प्रस्ताव ग्राहक तब करता है जब वह वस्तु को लेकर काउंटर पर भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है और वहां फार्मासिस्ट की उपस्थिति में उसकी स्वीकृति होती है, जिससे संविदा बनती है। इसलिए कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश्ड हुआ इसमें, और सेल्फ सर्विस स्टोर में वस्तुओं को एक शेल्फ पर रखना केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है, वास्तविक प्रस्ताव ग्राहक द्वारा काउंटर पर लाया जाना होता है। इस केस का महत्व ये हुआ कि इस केस प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया। ये एक लीडिंग केस बना। यह कॉन्ट्रैक्ट लॉ की पढ़ाई में अक्सर उदाहरण के लिए रूप में उद्धृत किया जाता है। तो इसको एक बार दोबारा नाम इसको आप पढ़ लीजिएगा, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वीएस वुड्स केस केमिस्ट, ये तो केस था।
तो उसका कंक्लूजन है कि प्रस्ताव वह होता है जिसमें प्रस्तावक संविदा करने की स्पष्ट मंशा रखता है और उसकी स्वीकृति पर वह बाध्य हो जाता है, जबकि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण केवल दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित करता है, इसमें संविदा बनाने की मंशा नहीं होती है। इसमें एक प्रस्ताव का लिए आमंत्रण का एक और केस लॉ है, हैरिस वर्सेस निकर्सन है, एक ऐतिहासिक 1873 का मामला है, संविदा कानून का मामला है, जो इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि विज्ञापन या नीलामी की सूचना कानूनी रूप से प्रस्ताव नहीं माना जाता, बल्कि यह केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होती है। तो मामले की पृष्ठभूमि ऐसी है, निकर्सन नामक व्यक्ति ने एक अखबार में विज्ञापन छपवाया कि वह कुछ वस्तुएं एक नीलामी में बिक्री के लिए रखेगा। हैरिस नामक जो व्यक्ति है विज्ञापन देखकर नीलामी में भाग लेने के लिए लंबा सफर तय करके वहां पहुंचा, लेकिन नीलामी में वह सामान नहीं रखा गया जिसे हैरिस खरीदना चाहता था। हैरिस ने निकर्सन पर केस किया, यह कहते हुए कि उसे नुकसान हुआ है क्योंकि उसने समय और पैसा खर्च किया था नीलामी में हिस्सा लेने के लिए। तो इसमें लीगल इशू ये था कि क्या नीलामी की सूचना एक वैध प्रस्ताव है जिसे मानकर हैरिस ने कार्य किया और अब क्षतिपूर्ति का हकदार है। तो अदालत केस का डिसीजन, कोर्ट डिसीजन इसमें यह रहा कि कोर्ट ने निर्णय दिया है कि नीलामी की सूचना केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है और इसका मतलब है कि नीलामी की घोषणा करने वाला व्यक्ति बाध्य नहीं होता है कि हर वस्तु को नीलामी में रखे। इसलिए हैरिस को कोई कानूनी हक नहीं था कि वह विज्ञापन के आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग करे। तो इसमें लीगल प्रिंसिपल ये रहा कि एक नीलामी की सूचना या विज्ञापन को संविदात्मक प्रस्ताव नहीं माना जा सकता, यह केवल प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसका इफेक्ट ये हुआ कि ये केस यह सिद्ध करता है कि सिर्फ विज्ञापन छापना संविदा नहीं बनता, इसके बाद के कई मामलों में भी इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या संविदा कंसिडरेशन की अपर्याप्तता किसी समझौते की वैधता को प्रभावित करती है? निर्णित मामलों की सहायता से चर्चा करें। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार प्रतिफल की अपर्याप्तता यानी कंसिडरेशन की अपर्याप्तता, इनएडिक्वेंसी, कंसिडरेशन की अपर्याप्त मात्रा किसी समझौते को अवैध या अमान्य नहीं बनाती जब तक कि वह प्रतिफल कानूनी रूप से मूल्यवान ना हो। प्रतिफल इस बात से संबंधित है कि एक पक्ष क्या दे रहा है या वादा कर रहा है, जिसके बदले में दूसरा पक्ष क्या दे रहा है या आदान प्रदान कर रहा है। प्रतिफल निष्पादनीय या निष्पादित हो सकता है और इसे समझौते के दोनों पक्षों द्वारा दिया जाना चाहिए। तो इसकी जो प्रासंगिक धारा है, धारा 25, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि यदि कोई प्रतिफल है यानी कोई कंसिडरेशन है, चाहे वह कितनी भी कम या अपर्याप्त क्यों न हो, तब भी वह एक वैध संविदा का आधार बन सकता है जब तक कि वह स्वेच्छा से दिया गया हो। एक केस है थॉमस वीएस थॉमस 1842 का, कोर्ट को ऑफ कॉमन पीसेस अंग्रेजी के न्यायालय। तो महत्वपूर्ण विषय था इसमें कंसिडरेशन यानी प्रतिफल की वैधता का। फैक्ट है कि एक पति ने अपनी वसीयत में इच्छा प्रकट की कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके घर में रहने दिया जाए। तो पति की मृत्यु के बाद निष्पादकों जो एग्जीक्यूटर्स थे ने पत्नी से एक नॉमिनल प्रतिफल सालाना 1 रियाल के बदले में उसे घर में रहने की अनुमति दी। बाद में निष्पादकों ने यह अनुमानित वापस लेने की कोशिश की। इसमें इश्यू ये हुआ कि क्या 1 रियाल प्रतिफल इतना अपर्याप्त है कि समझौता वैध नहीं माना जा सकता। तो इसमें जजमेंट आया, कोर्ट ने कहा कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एक्विडेट बट इट मस्ट सफिशिएंट इन द आई ऑफ द लॉ। अर्थात इसका मतलब है कि प्रतिफल का मूल्य किफायती होना आवश्यक नहीं है, परंतु वह कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। क्योंकि पत्नी ने 1 रियाल प्रतिवर्ष देने की प्रतिबद्धता ली थी, यह एक कानूनी रूप से मान्य प्रतिफल था और समझौता वैध माना गया। तो इसका लीगल सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये मामला जो बताता है कि कानून प्रतिफल की मात्रा नहीं देखता बल्कि उसकी कानूनी मान्यता देखता है। यदि कोई स्वेच्छा से मूल्य देता है तो समझौता बाध्यकारी होता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत एक और है, कंसिडरेशन मस्ट बी द समथिंग ऑफ वैल्यू
इन द आईज ऑफ लॉ बट इट नीड नॉट बी एक्विटेड। यानी कानून यह नहीं देखता कि सौदा लाभदायक है या नहीं है, बल्कि ये देखता है कि कुछ दिया गया है या नहीं। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसके अपवाद भी हैं। हालांकि अपर्याप्त प्रतिफल से समझौता अमान्य नहीं होता, लेकिन यदि समझौते में धोखा, जबरदस्ती, दबाव या भ्रम शामिल हो, या प्रतिफल इतना असमान हो उससे अनुचितता झलके, कोर्ट समझौते को रद्द कर सकती है। एक केस है चिन्नैया बना वीएस रमैया 1882 का मद्रास कोर्ट का, तो कानूनी इसमें था। प्रतिफल की अपर्याप्तता और थर्ड पार्टी का सिद्धांत था इसमें। तो तथ्य है, एक महिला डोनर ने अपनी संपत्ति अपनी बेटी को दान में दी, शर्त हुई कि बेटी हर वर्ष आरत 653 रुपये अपनी मौसी को देगी। तो बेटी ने मौसी से एक समझौता किया जिसमें उसने यह वार्षिक राशि देने की बात मानी। बाद में बेटी ने यह भुगतान रोक दिया। मौसी ने बेटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इश्यू इसमें यह आया कि एक बेटी या बेटी द्वारा मौसी को दिया गया वादा बाध्यकारी है, जबकि प्रतिफल मौसी के बजाय दानकर्ता की ओर से आया था। तो इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिफल वचनकर्ता की इच्छा पर आधारित है और उस वचन का उद्देश्य पूरा करता है, तो जरूरी नहीं कि वह प्रतिफल सीधे वादकारी से आया हो। इस मामले में प्रतिफल मौसी से नहीं आया इस मामले में प्रतिफल मौसी से नहीं आया, बल्कि मौसी के लिए एक तीसरे पक्ष ने व्यवस्था की थी जिसे कोर्ट ने पर्याप्त माना। इसमें यानी लीगल प्रिंसिपल या कंसिडरेशन नीड नॉट मूव फ्रॉम द प्रॉमिस, यानी प्रतिफल वचन पाने वाले व्यक्ति की ओर से आवश्यक नहीं होता है। यानी इसमें वचन करने वाला क्या वचन कर रहा है ये जरूरी है, जिसके लिए वचन किया जा रहा है वो क्या चाहता है ये जरूरी नहीं है। अपर्याप्तता आवश्यक नहीं होती, केवल कानूनी रूप से मान्य होता है। यानी वो पर्याप्त है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। इस केस का सिग्निफिकेंस ये हुआ कि ये केस थॉमस वीएस थॉमस जैसे अंग्रेजी निर्णयों के लिए भारतीय समकक्ष किया जाता है। भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2D के तहत प्रतिफल किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, न केवल वचन पाने वाले द्वारा। ये केस का नाम है डॉर्बी बीएस हैरिस 1807। यह केस कंसिडरेशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी निर्णय का जिक्र होता है। जब भी होता है ये महत्वपूर्ण है, यह जब यह दिखाना हो कि किसी समझौते के लिए कानूनी प्रतिफल का होना आवश्यक है। तथ्य यह है कि हैरिस ने डॉर्बी को कुछ वस्तुएं बेचने की बात कही थी। डॉर्बी ने उनसे वस्तुएं नहीं खरीदी। हैरिस ने मुकदमा किया कि डॉर्बी ने अनुबंध का उल्लंघन किया है। इसका इश्यू ये हुआ कि क्या एक वैसा विवाद जिसके लिए कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। तो इसमें अदालत का जजमेंट यह आया कि बिना प्रतिफल के वादा एक नग्न अनुबंध है, न्यूडम न्यूडम एपेक्ट न्यूडम पैक्टम है, न्यूडम पैक्टम होता है यानी अनुबंध होता है और उस पर अमल नहीं कराया जा सकता। तो कानूनी सिद्धांत ये हुआ कि एक ऐसा समझौता जिसमें कोई प्रतिफल नहीं है, वे वैध अनुबंध नहीं है। ये मामला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2D के अनुरूप है, जहां यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी वचन जब तक उसे समर्थन देने वाला प्रतिफल ना हो विध संविदा नहीं बनता। यानी आप किसी वस्तु को खरीदने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो जो अपने यहाँ बोलते हैं सिस्टम को जो साई देना जो होता है वो एक प्रतिफल हो गया है कि आप उसको साई देकर या कह रहे हो कि हाँ ये चीज मैं खरीदने वाला हूँ और मैं खरीद लूंगा। तो जब तक साई उसको नहीं दी जाए तो उसको एक वेद वो नहीं माना जाएगा। वेद प्रतिफल वेद अनुबंध नहीं होता है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि भारतीय संविदा कानून में प्रतिफल की मात्रात्मक अपर्याप्तता समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करती है, यदि वह कानून रूप से मूल्यवान और स्वेच्छा से दिया गया हो। लेकिन जब अत्यधिक असमानता से अनुचित लाभ का संदेह हो तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकती है। नेक्स्ट है ऐसा अनुबंध की वैधता और परिवर्तनीयता पर चर्चा करें जिसमें एक पक्ष नाबालिग हो। निर्मित न्यायिक निर्णयों की सहायता से समझाइए। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि अनुबंध के सभी पक्ष सक्षम हो। तो धारा जो सेक्शन 11 है में स्पष्ट से कहती है कि जो व्यक्ति समझौते के लिए सक्षम है वह ही वैध अनुबंध कर सकता है। नाबालिग को असक्षम माना गया है, तो नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध तो नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध शून्य होता है, अर्थात जन्म से ही अमान्य है। नाबालिग किसी अनुबंध का पक्ष नहीं बन सकता, न ही कानूनी रूप से किसी दायित्व के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसके लीडिंग केस है
मोहरी बीवी वीएस धर्मोदास घोष 1903 का एक केस है। इसका फैक्ट है कि धर्मदास घोष एक नाबालिग ने एक संपत्ति गिरवी रखकर मोहरी बीवी से उधार राशि ली। बाद में यह अनुबंध को नाबालिग होने के आधार पर अमान्य घोषित करवाना चाहता था। तो जजमेंट यह है, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध शून्य है, उस पर कोई कानूनी दायित्व नहीं डाला जा सकता। अनुबंध न तो वैध है और न ही उसे परिवर्तित यानी इन्फोर्स किया जा सकता है। अनुबंध की परिवर्तनीयता तो इन्फोर्सबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर। तो नाबालिग किसी अनुबंध को परिवर्तित नहीं कर सकता, अर्थात यदि वह अनुबंध का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ हर्जाना या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। हालांकि नाबालिग को उसके लाभ के लिए कोई अनुबंध लागू किया जा सकता है, जैसे ट्रस्ट या स्कॉलरशिप आदि के लिए अनुबंध लागू किया जा सकता है। तो इसमें मुआवजा और प्रतिपूर्ति कह रहा है। तो भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत यदि नाबालिग को अनुचित लाभ मिला है तो उसे वह लौटाना पड़ सकता है, लेकिन यह अनुबंध का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत देखा जाता है। नाबालिग की गारंटी फॉर माइनर। तो यदि कोई वयस्क व्यक्ति नाबालिग के लिए गारंटी देता है तो गारंटर को दायित्व भुगतना पड़ सकता है, लेकिन नाबालिग को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध वैध नहीं होता, क्योंकि नाबालिग को कानून अनुबंध करने में असमर्थ मानता है। ऐसे अनुबंध शून्य होते हैं, इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, कोर्ट द्वारा ये इन्फोर्सेबल होते हैं। मोरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का फैसला इस सिद्धांत की नींव है। नेक्स्ट है ऐसे समझौते की परिवर्तनीयता पर चर्चा करें जो व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के प्रासंगिक प्रावधानों और निर्णीत मामलों की सहायता से समझाइए। तो ऐसे समझौते की परिवर्तनीयता इन्फोर्सबिलिटी पर चर्चा करते समय जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करता हो, हमें भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की सेक्शन 27 को मुख्य रूप से ध्यान में रखना होता है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की सेक्शन 727 क्या कहता है कि कोई भी समझौता जो व्यक्ति को वैध व्यापार, व्यवसाय या पैसे को प्रारंभ करने या जारी रखने से रोकता है, शून्य होगा जब तक कि वह कुछ विशिष्ट अपवादों के अंतर्गत ना हो। यदि कोई समझौता किसी व्यक्ति को, साधारण भाषा में इसका ये ऐसा कहेंगे, यदि कोई समझौता किसी व्यक्ति को यह कहकर रोकता है कि कोई विशेष व्यापार या व्यवसाय न करे या किसी विशेष क्षेत्र में कार्य न करे, तो ऐसा समझौता अमान्य होगा। इसका लीडिंग केस है केस ऑफ लॉज सुंदर बीएस राजकुमार का एक केस है 1872। निर्णय यह हुआ कि एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि वह कोलकाता के बाहर कोई व्यापार नहीं करेगा। एक व्यक्ति ने वादा किया कि वह कोलकाता के बाहर कोई व्यापार नहीं करेगा। फैसला इसमें यह आया कि अदालत ने इसे शून्य माना क्योंकि यह व्यक्ति के व्यावसायिक स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। गुजरात बोटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीएस कोका कोला का एक मामला है 1995 का। तथ्यों में एक वितरण समझौते में यह शर्त थी कि वितरक प्रतियोगी उत्पाद नहीं बेचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह शर्त व्यापारिक हित की रक्षा में है तो उचित है, तो यह धारा 27 के अपवाद के रूप में वैध की जा सकती है। यानी एक्सेप्शंस है इसमें। ऊपर वाला जो केस लो है वो बिल्कुल सही है कि व्यक्ति की व्यावसायिक स्वतंत्रता पर रोका नहीं जा सकता। दूसरा एक्सेप्शंस के तौर पर जो गुजरात बोटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और कोका कोला का जो मामला है 1995 वाला, उसमें उसको वैध माना है। इसमें एक्सेप्शंस अंडर 27। तो सेवा अनुवाद से प्रतिबंध, जैसे कर्मचारी अनुबंध की एक निश्चित अवधि तक प्रतिस्पर्धा से रोक लगाना। सेवा अनुबंध में प्रतिबंध, सर्विस एग्रीमेंट, जैसे कर्मचारी अनुबंध में एक निश्चित अवधि तक प्रतिस्पर्धा से रोक लगाना। उदाहरण, नौकरी छोड़ने के बाद 6 महीने तक प्रतियोगी कंपनी में काम न करना। गुडविल है बेचने पर प्रतिबंध। तो व्यापारी जब व्यापार और को बेच देता है तब पुराने मालिक को कुछ समय तक वही व्यापार नहीं करने का प्रतिबंध। तो कंक्लूजन ये है कि दो चीजें हैं कि सेवा का अनुबंध होता है और गुडविल बेचने का प्रतिबंध होता है। यानी आपने नौकरी छोड़ दी, किसी ने अनुबंध किया है कि 6 महीने तक आप दूसरे प्रतियोगी जो कंपनी है उसमें काम नहीं करोगे, तो ये एक्सेप्शन है अंडर 27 के।
कि यह अनुबंध मान्य माना जाएगा। दूसरा ये है कि व्यापारी जब किसी व्यापार को बेच देता है तब पुराने मालिकों को समय वही व्यापार नहीं करने पर प्रतिबंध होता है। तो कंक्लूजन ये है कि भारतीय कानून में व्यापारिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना गया है। कोई भी समझौता जो व्यक्ति को व्यापार करने की पूरी तरह से रोकता है धारा 27 के अंतर्गत शून्य माना जाएगा। यदि व्यापार की रक्षा और उचित सीमा में किया गया प्रतिबंध तो वह प्रवर्तनीय हो सकता है, इन्फोर्सेबल हो सकता है। तो प्रासंगिक प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तो सेक्शन 2 में है, इसमें संविदा की वैधता की मूल्य शर्तें हैं। सेक्शन 2 में क्या है? संविदा की वैधता की मूल्य शर्तें, जिसमें सम्मति, वेद, उद्देश्य और विधि से मत। सेक्शन 23 में अवैध विचार या उद्देश्य, जिसमें संविदा शून्य होगी। सेक्शन 24 में है यदि वेद और अवैध भाग अलग न किए जा सके तो पूरी संविदा शून्य होगी। इसके अलावा सेक्शन 29 में है अनिश्चित संविदाएं परिवर्तनीय नहीं होती है। सेक्शन 13 से सेक्शन 19 में है सहमति में दो जैसे धोखा, दबाव आदि भर इसका प्रावधान किया गया है। तो कंक्लूजन ये है कि सम्मिश्रित संविदा आधुनिक व्यापारिक दुनिया में सामान्य है, लेकिन इसकी परिवर्तनीय उन कानूनी शर्तों पर निर्भर करती है जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दी गई है। यदि किसी संविदा में कोई भाग अवैध है और उसे अलग नहीं किया जा सकता तो पूरी संविदा अवैध मानी जाएगी। अतः ऐसी संविदा करते समय हर भाग की वैधता और स्पष्टता का स्पष्ट ध्यान रखा जाना आवश्यक है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत पारस्परिक वचनों के निष्पादन से संबंधित प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2F के अनुसार जब एक पक्ष का वचन दूसरे पक्ष के वचन के लिए विचार होता है तो वे पारस्परिक वचन कहलाते हैं। अर्थात जब दो पक्ष एक दूसरे को वचन करने या न करने का वादा करते हैं, ये वादा एक दूसरे के लिए विचार होता है, तब उसे पारस्परिक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए ए वादा करता है कि बी के घर की मरम्मत करेगा और बी वादा करता है कि वह ए को 10,000 रुपये देगा। ये पारस्परिक वचन है। तो इसका प्रमुख प्रावधान है धारा 51 से 54 तक है, सेक्शन 51 से 54 तक। धारा 51 में एक निष्पादन के योग्य वचन, तो जब वचनों को एक ही समय पर निष्पादित किया जाना चाहिए। तो यदि एक पक्ष अपना कार्य नहीं करता है तो दूसरा पक्ष वचन का निष्पादन करने से इनकार कर सकता है। उदाहरण के लिए ए बी को माल देने वाला है और बी उसी समय भुगतान करने वाला है। यदि बी भुगतान नहीं करता है तो ए को माल देने की आवश्यकता नहीं होती। धारा 52 में है कि वचनों के निष्पादन की व्यवस्था, तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। यदि अनुबंध से वचनों को किसी विशेष क्रम में रखने की बात कही गई हो तो उसे वचन में उसी क्रम में किया जाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि ए को पहले मशीन लगानी है और फिर बी को उसमें उत्पादन शुरू करना है तो बी तभी काम शुरू कर सकता है जब मशीन लगा दे। धारा 53 में लिखा है कि वचनों को पूरा करने से रोकना, तो प्रिवेंशन ऑफ वन पार्टी। तो यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को उसका वचन करने से रोकता है तो दूसरा रोकने वाला पक्ष दोषी होगा और दूसरा पक्ष मुआवजा मांग सकता है। उदाहरण ए बी के घर को रंगने वाला है लेकिन बी उसे घर में घुसने नहीं देता, ए मुआवजे का हकदार होगा। तो धारा 54 है जिसमें वचनों के निष्पादन की असंगति है, फेल्योर इन सीक्वेंस। तो यदि अनुबंधों में वचनों के निष्पादन का कोई कर्म तय है, एक पक्ष उस कर्म का पालन नहीं करता तो दूसरा पक्ष अपने वचन से मुक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए ए को पहले दुकान बनानी है और बी उसमें माल रखना है, तो पर ए दुकान नहीं बनाता है तो बी को माल रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो पारस्परिक वचनों के वर्गीकरण को एक बार समझते हैं कि एक साथ निष्पादन योग्य, तो दोनों पक्षों को एक ही समय पर अपने वचन को निभाने होते हैं। और दूसरा है कर्मानुसार निष्पादन योग्य, तो एक पक्ष का कार्य दूसरे पक्ष के कार्य के बाद ही संभव होता है। तीसरा है स्वतंत्र वचन, तो दोनों वचन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। इसमें महत्वपूर्ण जो न्यायिक केस लॉज है वो है सत्या सत्या भारता घोष एंड मुगनीराम बनगोर एंड ऑपरेशन 1954 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एक पक्ष की निष्क्रियता से अनुबंध पूरा नहीं होता है तो दूसरा पक्ष वचन से मुक्त हो सकता है। यूनियन ऑफ दूसरा है इसमें केस लॉज है यूनियन ऑफ इंडिया
नानक सिंह 1968 का मामला है। अनुबंध में यदि कोई पक्ष जानबूझकर दूसरे पक्ष को निष्पादन से रोकता है तो उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी। तो कंक्लूजन ये है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में पारस्परिक वचनों के निष्पादन को लेकर स्पष्ट और व्यवहारिक दिशा निर्देश दिए गए। यह प्रावधान व्यापारिक और व्यक्तिगत अनुबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं और एक पक्ष को अनुचित हानि पहुंचाने से बचाते हैं। नेक्स्ट है परिसमाप्त समाप्त क्षतिपूर्ति से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति को भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत जुर्माना माना गया है? तो परिसमाप्त क्षतिपूर्ति का अर्थ है कि वह पूर्व निर्धारित यानी प्री डिटरमाइंड राशि जिसे अनुबंध में पहले से तय किया गया है। यदि कोई पक्ष अनुबंध का उल्लंघन करता है तो वह नुकसान की भरपाई के रूप में दूसरी पार्टी को देगा। यह राशि अनुबंध में स्पष्ट रूप से लिखी होती है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 74 के अंतर्गत परिसमाप्त क्षतिपूर्ति और जुर्माना दोनों की व्यवस्था की गई है। तो इसका प्रमुख प्रावधान है 74 के अंतर्गत यदि किसी अनुबंध में उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति या जुर्माने की एक निश्चित राशि निर्धारित की गई है तो वास्तविक हानि या क्षति के प्रमाण के बिना भी अदालत न्यायोचित क्षतिपूर्ति की राशि दिला सकती है, परंतु वह राशि तयशुदा रकम से अधिक नहीं हो सकती। किन परिस्थितियों में क्षतिपूर्ति को जुर्माना माना गया है? तो धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में भी क्षतिपूर्ति जुर्माना मानी जाती है। तयशुदा राशि अत्यधिक हो और वास्तविक हानि से कहीं अधिक हो, यानी तयशुदा राशि अधिक हो और वास्तविक हानि से कहीं अधिक हो। अगर किसी समझौते में लिखा है कि जैसे इसको साधारण से समझते हैं कि अगर किसी समझौते में लिखा है कि काम पूरा नहीं होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, ठीक है, लेकिन असली नुकसान उसका 5,000 रुपए का हुआ है, तब यह तयशुदा राशि बहुत अधिक मानी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो जुर्माना मानी जा सकती है और ये वास्तविक हानि से कहीं ज्यादा की रकम तय की तो इसको जुर्माना माना जा सकता है। जब राशि अनुबंध में दंडात्मक स्वरूप में जोड़ी गई हो, जब राशि अनुचित या अनुबंध के उद्देश्य के विरुद्ध हो, यानी इनको जुर्माना माना जा सकता है इन 3 परिस्थितियों में, ठीक है। ऐसे मामलों में अदालत तयशुदा राशि का पूरा भुगतान नहीं करती बल्कि न्यायोचित क्षतिपूर्ति ही देती है। तो चंद एंड बालकिशन दास 1963 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 74 के अंतर्गत न्यायालय केवल वास्तविक क्षति के अनुमान के अनुसार मुआवजा दे सकता है, भले ही अनुबंध में बड़ी राशि की निर्धारित हो। यानी उसकी जो रियल में जो हानि हुई है उसके अनुसार ही कोर्ट मुआवजा दिला सकता है, चाहे उसने कितना ही अनुबंध उसमें कोर्ट राशि कर रखी हो। इसके एक मामला है ओएनजीसी बीएसओ पाइपलाइंस लिमिटेड 2003 का। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पार्टियों ने समझदारी से पूर्व निर्धारित प्री डिटरमाइंड क्षतिपूर्ति तय की है और वह असंगत नहीं है तो मान्य होगी। तो निष्कर्ष है कि परिसमाप्त क्षतिपूर्ति अनुबंध की सुरक्षा के लिए एक व्यवहारिक उपाय है। यह तभी परिवर्तनीय होती है जब वह हानि का यथोचित मूल्यांकन हो और न कि दंडात्मक प्रकृति का। यदि क्षतिपूर्ति की राशि अत्यधिक है और अन्यायपूर्ण है तो भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत उसे जुर्माना मानते हुए अदालत उसे कम कर सकती है। नेक्स्ट है संविदा के विशिष्ट निष्पादन से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत संविदा के विशिष्ट निष्पादन के लिए कोई अनुतोष नहीं दिया सकता? अनुतोष का मतलब होता है रिलीफ। तो संविदा के विशिष्ट निष्पादन से आज से क्या है? जब एक पक्ष समझौते की शर्तें पूरी नहीं करता है तो दूसरा पक्ष अदालत से अनुरोध करता है कि वह सामने वाले पक्ष को वास्तविक समझौता पूरा करने का आदेश दे। यह एक इक्विटी आधारित उपाय है जहां क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं मानी जाती और जो व्यक्ति है यह चाहता है कि समझौते में जैसा तय हुआ था वैसा ही पूरा कराया जाए। तो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत कब विशिष्ट निष्पादन नहीं किया जा सकता? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा जो सेक्शन 14 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में विशिष्ट निष्पादन नहीं दिया जा सकता। जैसे संविदा जिसका निष्पादन संभव नहीं है। अगर किसी अनुबंध का क्रियान्वयन व्यवहारिक रूप से असंभव या अत्यधिक कठिन हो तो अदालत विशिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं देती। उदाहरण के लिए किसी गायक से 6 महीने रोज गाना गवाने का समझौता हुआ है तो अदालत इसे लागू नहीं करवाएगी। व्यक्तिगत सेवाओं से संबंधित अनुबंध
यदि अनुबंध व्यक्तिगत सेवा, कला, कौशल और प्रतिभा पर आधारित है, जैसे किसी अभिनेता, गायक या लेखक से संबंधित है, तो अदालत उस पर विशेष निष्पादन का आदेश नहीं देती। अन्य कोई अनिश्चित शर्तों वाला अनुबंध को अगर कोई हो, तो अगर अनुबंध की शर्तें इतनी अस्पष्ट या अनिश्चित है कि अदालत यह तय नहीं कर सकती उसे कैसे लागू किया जाए, तो उसे विशिष्ट रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ऐसे अनुबंध जिन्हें समाप्त किया जा सका हो, यदि अनुबंध पहले ही समाप्त हो चुका हो, रद्द किया जा गया है या अमान्य है, तो विशिष्ट निष्पादन नहीं किया जा सकता। और पांचवा है कि जहां क्षतिपूर्ति उपाय है, तो यदि किसी पक्ष को हानि की भरपाई पैसे से की जा सकती है तो वही पर्याप्त है, तो अदालत विशिष्ट निष्पादन का आदेश नहीं देती। यानी किसी की डैमेजेस का जो नुकसान की भरपाई है वो अगर पैसे से मनी से हो जाती है तो विशिष्ट निष्पादन का उसका आदेश नहीं देती है। उदाहरण के लिए कोई दुकान खरीदने का समझौता रद्द हुआ तो उसी कीमत में दूसरी दुकान खरीदी जा सकती है। यहाँ पैसे से उसकी नुकसान की भरपाई संभव है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट ये नहीं कह सकती कि तुम्हारे बीच समझौता हुआ था इस दुकान को खरीदने के लिए, तो इस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये दावा नहीं कर सकता कि इसने वादा किया था तो इसी दुकान को इसको खरीदने का आदेश दिया जाए। नहीं, कोर्टें कहती है कि इस दुकान का जो पैसा है वो तुम्हारे पास ही है, ठीक है, समझौता रद्द हुआ है तो इसी दुकान के पैसे से आप दूसरी दुकान खरीद सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है। छठा है कि यदि पक्ष अयोग्य है, यदि अनुबंध करने वाला व्यक्ति धोखाधड़ी, गलत आचरण या अनुबंधित व्यवहार का दोषी है तो विशिष्ट निष्पादन की मांग नहीं कर सकता। तो कंक्लूजन ये है कि विशिष्ट निष्पादन का उद्देश्य है कि न्याय दिलाना, जब नुकसान की भरपाई केवल पैसे से न हो पाए लेकिन कुछ मामलों में यह उपाय उचित नहीं माना जाता, जैसे निजी सेवा, अनुबंध की अस्पष्टता या जब मुआवजा पर्याप्त न हो। तो ये है, तो दोस्तों ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें लास्ट में अपने पढ़ा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट 72, इसकी जो मुख्य धाराएं सारी अपने पढ़ ली हैं। तो इसको एक बार बिल्कुल कंसिडर होके पढ़ लें। एक बार अगर आपने स्किप किया तो एक बार दोबारा से इसको कंसिडर होके पढ़ें। आपका पेपर पूरा क्लियर होने वाला है, सो कोई नहीं रोक सकता। ओके, बेस्ट ऑफ लक।